हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5। इसमें आज आप कवर करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, उसके बाद नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ। अब तो पहले देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता ही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ये देखो फिर भी लिख के दिया है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये लॉ हम लोग पहले समझ लेते हैं, इस लॉ के अंदर और क्या क्या चीज़ें होते हैं। सपोज हमारे पास ऐसे एक बॉडी है, हमारे पास ये ब्लॉक हो सकता है, आप लोग ब्लॉक भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारे पास ब्लॉक है, सपोज एक वुडन ब्लॉक। इस वुडन ब्लॉक का कुछ मास होगा, ठीक है। एंड सपोज दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन सम टेबल। सपोज हमारे पास एक टेबल हुआ, इस टेबल के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, इस ब्लॉक को रख दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का कुछ मास होगा। तो मास सपोज इस ब्लॉक का है m, एंड इसके ऊपर एनी टाइम क्या करेगा, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा हम लोगों का 8 का, वो एनी टाइम इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा आप लोग का वेट फोर्स W इक्वल टू mg, और इसका डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन बच्चों ये देखो, ये जो ब्लॉक हम लोगों ने इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इस ब्लॉक का जो वेट होगा, दैट वेट विल गिव सम एक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे जो आप लोगों का टेबल है, टेबल के ऊपर मतलब सपोज ये टेबल का सरफेस है, तो टेबल का सरफेस क्या करेगा, ये जो ब्लॉक का वेट है, वेट टेबल के सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स देंगे। ये फोर्स होगा आप लोगों का ब्लॉक का फोर्स। और एट द सेम टाइम ये जो टेबल है, टेबल भी क्या करेगा, ब्लॉक के ऊपर फोर्स देगा ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक, ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये जो फोर्स वेट फोर्स के वजह से इस टेबल के ऊपर ये फोर्स आ रहा है, ये है आप लोगों का नॉर्मल फोर्सेस। नॉर्मल फोर्सेस मतलब सपोज दिस फोर्स इज N1, सपोज दिस फोर्स इज N2। तो क्या बोलेंगे हम लोग, N1 इज द नॉर्मल फोर्स गिवन बाय द वेट ऑन द टेबल, एंड इन रिटर्न द टेबल ऑल्सो गिव ए नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आप हमेशा समझ लेना, ये जो नॉर्मल फोर्स हमारे पास है, ये दोनों फोर्सेस क्या है, वेट फोर्स जो होगा इसके ऊपर जो देगा, एग्जैक्टली सेम फोर्स क्या देगा, टेबल भी इसके ऊपर देगा। तो मतलब क्या होगा, दोनों जो एक्शन एंड रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन वो अलग अलग बॉडी में हो रहा है। वेट का, इस ब्लॉक का जो वेट होगा, उस वेट का जो एक्शन फोर्स होगा वो होगा ऑन द टेबल, एंड टेबल का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो होगा ब्लॉक के ऊपर। मतलब दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, और दोनों ही फोर्स अलग अलग बॉडी पे काम कर रहा है। इसलिए इन दोनों फोर्स का, दो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जैसे न्यूटन्स ने बोला है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब इस वेट की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, उस फोर्स के वजह से यहाँ पे जो टेबल के ऊपर फोर्स जाएंगे, फोर्स डालेगा ये ब्लॉक, एट द सेम टाइम ये टेबल भी इसके ऊपर फोर्स डालेगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे काम कर रहा है और एट द सेम टाइम कर रहा है, अलग अलग टाइम पे नहीं कर रहे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इसमें क्या है, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे काम करेगा, इसलिए फैक्टर एडिशन ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज नेवर इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है वो। तो देखो, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, वेट ऑफ द ब्लॉक जो होगा उसका फोर्स होगा ऑन द टेबल, एंड टेबल का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो होगा ऑन द ब्लॉक। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, टेबल ये ब्लॉक वेट का जो ब्लॉक का जो फोर्स होगा वो सपोज हम लोग देते हैं F1 फोर्स नीचे की तरफ, और ये जो टेबल फोर्स देगा इसके ऊपर वो होगा ऑन द ब्लॉक ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं F2। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना, ये जो हम लोग फोर्स दे रहे हैं ना, ये फोर्स क्या होगा, दोनों अलग अलग बॉडी पे काम कर रहा है। और नॉर्मल फोर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद। पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझ लो, और उसके बाद क्या देखो, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एट द सेम टाइम। अभी आप लोगों को बोला, अगर ये इस टेबल के ऊपर कुछ वेट फोर्स दे रहा है, दैट इज योर एक्शन, एट द सेम टाइम क्या होगा, रिएक्शन फोर्स भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसने इसके ऊपर एक्शन दे दिया और 2-3 सेकंड के बाद रिएक्शन फोर्स इसको मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमेशा क्या होगा, दोनों का एक्शन रिएक्शन एट द सेम टाइम क्या करेगा, ऑकर करेगा, मतलब दोनों सेम टाइम पे वर्क करेगा। उसके बाद देखो, फैक्टर एडिशन ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज नॉट 0 बिकॉज दे वर्क ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ठीक है, दोनों का फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे काम कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन, इसलिए दोनों का फैक्टर एडिशन क्या होगा, 0 कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या बोला है, देखो 4th पॉइंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडीज आर एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब मोशन में होगा
तब भी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकेंगे। अगर रेस्ट में होगा तब भी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकेंगे। और बच्चा ये देखो यहाँ पे तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक जो है डायरेक्टली इस टेबल के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो इसका एक्शन इस टेबल के ऊपर हो रहा है। अगर हम लोग सपोज हमारे पास सपोज आप लोगों को ये पता होगा, सपोज हमारे पास ऐसे एक चार्ज होगा, सपोज ये चार्ज Q1 है, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा सपोज Q2 चार्ज है, ये सपोज दूसरा चार्ज Q2 है। तो आप लोगों को क्लास 12 में मिलेगा इसके बारे में। तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी सपोज पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये Q1 फोर्स जो इसके ऊपर देंगे, ये फोर्स सपोज ऐसे देंगे, सपोज मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन 2/1, और 2 जो फोर्स देगा 1 के ऊपर वो भी क्या होगा, फोर्स ऑन 1/2। तो कूलम्ब्स लॉ ने बोला है ये दोनों फोर्सेस क्या होगा, हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो लेकिन यहाँ पे देखो दोनों चार्जेस के बीच कॉन्टैक्ट नहीं है, दोनों चार्जेस के बीच कॉन्टैक्ट नहीं है, ये रिपल्सन करेगा एक दूसरे को, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड ये लिखा है मैंने फोर्स ऑन 2/1, मतलब अगर दोनों लाइक चार्जेस होगा, आप लोगों को पहले भी मिला होगा क्लास 10 में, तो मिला होगा आप लोगों को कि जो लाइक चार्जेस होगा वो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों का सब देखो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन फोर्स अगर हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से ये फोर्स हमेशा क्या होता है, दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं और दोनों का डायरेक्शन भी अलग अलग है, लेकिन दोनों चार्जेस कॉन्टैक्ट में नहीं है। मतलब क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे होने के लिए दोनों, मतलब तू कोई भी बॉडी वो कॉन्टैक्ट फोर्स में ही रहना होगा हमेशा, ऐसा नहीं है कॉन्टैक्ट में नहीं भी होगा तब भी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को क्लास 12 में मिल जाएगा कूलम्ब्स लॉ ऑफ मोशन जो है, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ ऑफ जो चार्जेस है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे करते हैं, आप लोगों को क्लास 12 में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग बोल दिया थोड़ा सा एडवांस में, ये आप लोग देख लेना। तो इसको पॉज करके लिखो, अभी हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन और कुछ अलग पॉइंट पे जाएंगे, इसको पॉज करके लिखो। अभी वैसे यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ेंगे अभी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, एग्जैक्टली क्या है और कौन से कंडीशन में कैसे फोर्स मिलेंगे वो आप लोग देखो। इसमें मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिटेल्स में लिख दिया, आप लोग देखो क्या बोला है। टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट exert equal and opposite forces on each other. If the contact is frictionless, the contact force is perpendicular to the common surface and is known as normal force. तो ये जो पहला पैराग्राफ मैंने दिया है, इसके लिए जो डायग्राम है, सपोज ये डायग्राम आप लोग कंसीडर करो, ये सपोज फिगर 1 है। तो आप लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, ये स्टार डे के लिखा है जो दिया है, इस ब्लॉक जो पार्ट आप लोग अच्छे से ध्यान देना, क्या बोला है, इफ़ द कॉन्टैक्ट इज फ्रिक्शनलेस, मतलब यहाँ पे हमारे पास है ब्लॉक ए, ये है आप लोगों का ब्लॉक बी। अगर ए और बी जिस सरफेस के दोनों का जो कॉमन सरफेस होगा, तो ये होगा सपोज ये सरफेस, दोनों का कॉमन सरफेस है ये, ठीक है। तो ए और बी के ये जो कॉमन सरफेस है अगर वो फ्रिक्शनलेस होंगे तो क्या होगा, ए का जो रिएक्शन फोर्स मतलब एक्शन फोर्स बी के ऊपर होगा और बी का जो रिएक्शन फोर्स ए के ऊपर होगा, वो दोनों क्या होगा, हमेशा नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस होगा। नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस मतलब मैं दोनों डायग्राम थोड़ा सा सेपरेट करके दे देता हूँ। सपोज ये हम लोग का ब्लॉक ए, सपोज ये हम लोग का होगा ब्लॉक ए और ये सपोज आप लोग का है ब्लॉक बी। थोड़ा सा दोनों को सेपरेट करके मैं लिख देता हूँ, समझ में इजी होगा आप लोगों का। ये सपोज ब्लॉक बी है, ठीक है, ये है ब्लॉक बी। तो ब्लॉक ए का जो एक्शन फोर्स होगा ऑन ब्लॉक बी, और ये कब बोल रहा हूँ, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ये जो कॉमन सरफेस है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप लोग देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनलेस, इफ़ द कॉन्टैक्ट इज फ्रिक्शनलेस मतलब ये जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे होगा वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर होगा अभी। तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, मतलब यहाँ पे जो आप लोग को मिलेंगे, ए फोर्स देगा इस ब्लॉक के ऊपर बी के ऊपर, मतलब ए का जो फोर्स होगा वो बी के अंदर जाएगा और बी का जो रिएक्शन फोर्स होगा ए के ऊपर वो भी क्या होगा, ए के अंदर जाएगा टुवर्ड्स ए, और इनटू ए भी आप लोग समझ इसको याद रख सकते हो। फोर्स ऑफ ए will be into block B and force of reaction force of block B will be into block A। तो ये दोनों है आप लोगों का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सपोज ये जो N1 है, N1 है आप लोगों का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फॉर A ऑन B, एंड ये सपोज ये जो ऊपर वाला फोर्स है विच इज एंटरिंग इनटू द ब्लॉक A, ये B के वजह से A के ऊपर गया, लेकिन A ने B के ऊपर जितना फोर्स दिया था एग्जैक्टली वही फोर्स B भी क्या देगा, A के ऊपर देगा, लेकिन ए के कहाँ पे देगा, ए के अंदर देगा, ए से बाहर नहीं जाएगा वो फोर्स, ए के अंदर ही रहेगा। इसलिए जो आप लोगों को दिया है ना डायग्राम, इसमें आप लोग N2 इसमें N2 ऐसे लिखो, मतलब क्या होगा, बी का रिएक्शन फोर्स होगा ए के ऊपर, तो ए के ऊपर मतलब इनटू ए, ठीक है।
तो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स आप लोग हमेशा याद रखना, दे आर इनटू द ब्लॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस एंड इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स हमको मिला था व्हेन द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस दे आर नोन एज द नॉर्मल फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स को ही हम लोग यहाँ पे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे बोलेंगे व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। इस कॉमन सरफेस का क्या होगा, ये दोनों नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स क्या होगा, ये सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। अभी सेकंड केस आप लोग देखो क्या बोला है, इफ हाउएवर द ऑब्जेक्ट आर इन रफ कॉन्टैक्ट, मतलब अभी ए और बी के बीच जो सरफेस यहाँ पे कॉमन सरफेस है इसमें क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे क्या होगा, रफनेस आएगा। रफनेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। पहले केस में यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आप लोग को, इस सरफेस में जो है नो फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था। फर्स्ट कंडीशन में था यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो फ्रिक्शन। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे सपोज फ्रिक्शन है अभी, ठीक है। यहाँ पे अभी ए और बी के बीच फ्रिक्शन यहाँ पे है, ए और बी के बीच। तो क्या होगा देखो, इफ हाउएवर द ऑब्जेक्ट आर इन रफ कॉन्टैक्ट एंड हैव रिलेटिव मोशन देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो एक्ट व्हिच अपोजिट्स रिलेटिव मोशन। मतलब सपोज अभी ब्लॉक ए के ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स दिया हुआ है, वो फोर्स सपोज राइट की तरफ होगा, और ब्लॉक बी के ऊपर भी हम लोगों ने एक फोर्स दिया है, वो सपोज लेफ्ट की तरफ होगा। तो ए का जो हम लोगों ने ए के ऊपर जो फोर्स दिया था F1, इसके वजह से क्या होगा, और बी में जो फोर्स यहाँ पे F2 दिया है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ए और बी का दोनों का बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन आएगा। रिलेटिव मोशन आपको पता ही होगा, मैंने काइनेमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ा के दे दिया उसको, आप लोग जैसे वहाँ पर देख लेना। तो रिलेटिव मोशन में क्या होगा, ए और बी के ऊपर जब हम लोग फोर्स देंगे तो क्या होगा, ए जाने की कोशिश करेगा उस तरफ, क्योंकि हम लोगों ने फोर्स राइट की डायरेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए के ऊपर क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। और वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे यहाँ पे काम करेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है ए ब्लॉक का, उसके अपोजिट में जाएगा। और कहाँ पे वो फोर्स एक्ट करेगा, ए और बी ब्लॉक का जो कॉमन सरफेस है उसके टेंडेंशियली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ब्लॉक ए बी के ऊपर स्लाइड होके टुवर्ड्स राइट जा रहा है बिकॉज ऑफ द F1 अप्लाइड फोर्स, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स ए के ऊपर आएगा, वो फोर्स कहाँ पे आएगा, ए और बी का जो कॉमन सरफेस यहाँ पे है, टेंजेंशियली ऑन दिस सरफेस आएगा, दोनों का कॉमन सरफेस में। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स मिला आप लोगों को, ये है ब्लॉक ए के लिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम लोगों ने क्या है, बी ब्लॉक को भी यहाँ पे फोर्स दिया है इस तरफ। तो अगर फोर्स बी का अगर मोशन इस तरफ होगा, तो बी के ऊपर जो फोर्स आएगा वो किस तरफ होगा, फिर से यहाँ पे कॉमन टेंजेंशियल फोर्स जो होगा कॉमन सरफेस के ऊपर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स आएगा। तो इसका ये फोर्स हो गया आप लोगों का बी का फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया आप लोगों का बी का फ्रिक्शनल फोर्स, और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ए और बी का जो कॉमन सरफेस है टेंडेंशियली अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आप लोग देखो, ये इसमें अगर दो फोर्स अभी यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, देखो। तो जब ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे होगा तो नॉर्मल एक्शन तो अभी काम करेगा ही, यहाँ पे पहले से ही नॉर्मल एक्शन यहाँ पे है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जब फ्रिक्शनल फोर्स होगा और ये जो नॉर्मल एक्शन है, हमेशा क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए का जो नॉर्मल एक्शन फोर्स बी के ऊपर होगा और बी का जो नॉर्मल एक्शन फोर्स ए के ऊपर होगा, वो दोनों हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है उसके परपेंडिकुलर होंगे। तो आप लोग देखो एक बार यहाँ पे ए ब्लॉक के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ये होगा आप लोग का ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए के लिए जो अप्लाइड फोर्स था वो था इस तरफ, अप्लाइड फोर्स था इस तरफ F1, लेकिन इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होगा टेंडेंशियली इस तरफ F। और ए ब्लॉक के ऊपर जो बी का जो नॉर्मल एक्शन फोर्स इसमें है वो क्या होगा, ये फोर्स होगा बी का, ये होगा आप लोगों का सपोज N2, या सिंपली आप लोग इसको N बोल सकते हो। और बी ब्लॉक के ऊपर भी जो फोर्स होगा ये होगा आप लोग का ब्लॉक बी, ये है ब्लॉक बी। बी ब्लॉक के ऊपर फोर्स है इस तरफ F2, और फ्रिक्शनल फोर्स होगा यहाँ पे। तो बी के ऊपर जो नॉर्मल एक्शन फोर्स था वो किस तरफ था, बी के ऊपर ऐसा था, ये था N1 बी के। ये देखो आप लोग, अगर यहाँ पे देखेंगे ए के जो नॉर्मल एक्शन फोर्स था बी के ऊपर वो था N1, और बी का जो नॉर्मल एक्शन फोर्स था ऑन ए वो था N2। तो ये फोर्सेस ऑलरेडी क्या कर रहा है, इसके ए के ऊपर ये कौन सा फोर्स है, N2, और F है इस तरफ। तो अगर मैं इसी को N2 को अगर मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, सपोज N2 को मैं इधर लिख देता हूँ, तो इसमें आप लोग क्या दिख रहा है, ये जो नॉर्मल एक्शन फोर्स है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ये है इस तरफ, ये है ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का जो बीच एंगल हम देखेंगे, एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं,
ये जो आप लोगों ने बोला है देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स इज मेड अप ऑफ टू फोर्सेस। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स हमको मिलेंगे ना, वो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे मिलेंगे, दो फोर्सेस से मिलेंगे। एक होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दूसरा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में होगा, कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, व्हेन दे हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, तो होगा आप लोगों का नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों। ये कंडीशन कब होगा, जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तभी ये आएगा। तो तब क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। समझ में आया ना, n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये होगा आप लोगों का रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये कंडीशन किसके लिए है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी एंड दे हैव फ्रिक्शनल फोर्स विदिन देम। ए और बी का जो कॉमन सरफेस होगा उसमें क्या होगा, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तब जो होगा ये कंडीशन है आप लोगों को अप्लाई करना है टू फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर इन दोनों के बीच ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो सिर्फ क्या होगा, दोनों के ऊपर सिर्फ ये नॉर्मलाइजेशन फोर्स काम करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा। तो जब ये रेस्ट में रहेंगे और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा तो नॉर्मलाइजेशन फोर्स सिर्फ आप लोगों को N1 N2 मिलेंगे एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। तो बच्चों अभी यहाँ पे देखो, नॉर्मल फोर्सेस ऑन डिफरेंट केसेस। तो हम लोग के पास सपोज ये 4 सिचुएशन दिया हुआ है, इसमें कहाँ कहाँ कैसे नॉर्मल फोर्स आ रहा है और दूसरे क्या क्या फोर्स है आप लोग देखो। ये सपोज आप लोग के पास एक वॉल है, एक वर्टिकल वॉल, ये हॉरिजॉन्टल वॉल। ये आप लोगों का एक सपोज लेदर है, सपोज ये हम लोगों का लेदर जैसा कुछ चीज़ होगा। इसको लेदर या रॉड कुछ भी आप लोग समझ सकते हो। इसको सपोज हम लोग ऐसे रख दिया। ऐसे रखने से क्या होगा, ऑब्वियसली इसका जो वेट कुछ होगा ना, तो उस वेट की वजह से क्या होगा, इसमें जो होगा, इसमें इस पॉइंट पे वेट आ रहा है, इस जो रॉड होगा या लेदर होगा इसका एक वेट यहाँ पे है और दूसरा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, सपोज ये रॉड अगर सपोज ये वॉल थोड़ा सा क्या होगा, सपोज ये थोड़ा सा हार्ड नहीं है, सपोज ये मूवेबल जैसा कुछ होगा, तो क्या होगा, ये अगर दोनों जो आप लोगों को दिया हुआ है, ये फ्लोर और ये वॉल अगर सपोज थोड़ा सा ये होगा, मजबूत नहीं होगा, तो क्या होगा, ये लेदर जो होगा या रॉड होगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे वेट देके उसको इस तरफ गिरा देगा। तो आप लोग ये समझ लेना है, इसका फोर्स इस वॉल में जिस तरफ होगा वो किस तरफ होगा, वो होगा इस तरफ, टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। तो इसलिए रॉड का भी जो ये जो वॉल है, वॉल का भी जो आप लोगों का रिएक्शन फोर्स होगा ऑन द रॉड, वो क्या होगा, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे है ये रॉड का ये एंड इस वॉल को इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट, एंड इसलिए क्या होगा, इसका जो नॉर्मलाइजेशन फोर्स यहाँ पे आएगा वो सपोज यहाँ पे है N1। और इसमें भी क्या होगा, ये फ्लोर यहाँ पे है, इस पूरा रॉड का जो वेट यहाँ पे आएगा, इसमें भी कुछ वेट आ जाएगा, तो इस वेट की वजह से ये एंड इस फ्लोर के ऊपर फोर्स देगा इस तरफ। तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन होगा ऑन द लेदर या रॉड वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, ये होगा आप लोग का N2। तो द नॉर्मलाइजेशन फोर्स ऑन दिस लेदर और रॉड इज, ये होगा N1, वॉल से ये बाहर, आप लोग ये देखो यहाँ से ऊपर ये वॉल से बाहर, और यहाँ से भी क्या होगा, फ्लोर से ये ऊपर की तरफ। तो इन दोनों एंड में ऐसे ही आप लोग का नॉर्मलाइजेशन फोर्स होगा। इसको आप लोग कैसे फील करोगे, सिर्फ इतना याद रखो, सपोज ये वॉल थोड़ा सा मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, ये वॉल गिर जाएगा लेदर या रॉड के वेट की वजह से। ये अगर रॉड इसको इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, तो वॉल भी क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा। तो इसी को आप लोग समझ लेना नॉर्मलाइजेशन फोर्स। इसमें भी वही केस है, इसका वेट यहाँ पे होगा तो ग्राउंड की तरफ ये वेट देगा और ग्राउंड से क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन फोर्स मिलेगा टू दिस द एंड, वो क्या होगा, अपर डायरेक्शन। अभी इसमें देखो केस 2 में, इसमें एक ये प्लैंक है, प्लैंक मतलब कोई भी ऐसे ये काठ का टुकड़ा आप लोग फ्लैट ऐसे जो होगा, ऐसे कुछ समझ लो, ऐसा कुछ आप लोग के पास कुछ पीस होगा, वुडन पीस, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्लैंक। तो इस प्लैंक को हम लोगों ने ऐसे रख दिया। ये आप लोग का सिलेंडर है, तो सिलेंडर जो होगा, तो यहाँ पे क्या नॉर्मलाइजेशन फोर्स कैसे कैसे आ रहा है आप लोग देखो। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कुछ वेट होगा, तो जो वेट होगा, सपोज सिलेंडर का वेट होगा आप लोग को नीचे की तरफ, और ये वेट ऑन दिस फ्लोर क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे होगा, सपोज वेट होगा नीचे की तरफ, और ये वेट कहाँ पे जाएगा, यहाँ ऑन दिस फ्लोर जाएगा। तो इस फ्लोर में जब जाएगा, इस फ्लोर से फिर से इसको नॉर्मलाइजेशन फोर्स मिलेगा, सपोज ऊपर की तरफ। ये होगा आप लोग का नॉर्मलाइजेशन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द सिलेंडर,
एंड ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कि बिकॉज सिलेंडर का जो वेट होगा वो इस फ्लोर के ऊपर कुछ फोर्स देगा नीचे की तरफ इसके वेट की वजह से, और उसी वेट की वजह से ये फ्लोर इसके ऊपर नॉर्मल एक्शन फोर्स देगा, वो सपोज N1 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अभी दूसरा पार्ट देखो, ये जो प्लैंक यहाँ पे है, इस प्लैंक की वजह से ये जो सिलेंडर होगा वो इस तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो प्लैंक यहाँ पे है, रेस्ट में है, इसके ऊपर इसमें इसको डाल दिया प्लैंक को, मतलब वुडन पीस इसको समझ लो। उसके वजह से ये सिलेंडर का ये प्रोबेबल मोशन इस तरफ हो सकता है। सपोज इसमें आप लोगों का फोर्स इस तरफ होगा या वेलोसिटी आप लोग यहाँ पर समझ लो, तो क्या होगा, इसका एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, ये जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा या जिस डायरेक्शन में इसका जाने का टेंडेंसी होगा उसके अपोजिट में जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शनल फोर्स टेंडेंशियली एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये और सिलेंडर और इस फ्लोर के बीच जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके टेंडेंशियली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। तो सिलेंडर की वजह से, मतलब सिलेंडर में क्या क्या फोर्स काम कर रहा है, ये वेट, नॉर्मल एक्शन फोर्स N1 इनटू द सिलेंडर एंड फ्रिक्शनल फोर्स F, बिकॉज इस सिलेंडर का टेंडेंसी होगा इस तरफ जाने की बिकॉज ऑफ द प्लैंक रेस्टिंग ऑन द सिलेंडर। अभी प्लैंक में क्या क्या फोर्स आ रहा है देखो, प्लैंक इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है विद द सिलेंडर, तो प्लैंक का भी एक नॉर्मल एक्शन फोर्स इस तरफ आएगा, वो सपोज N2 है यहाँ पे, तो ये सिलेंडर भी इसके ऊपर फोर्स देगा, वो होगा आप लोगों का N2, सपोज इस तरफ होगा। दूसरा फोर्स सिलेंडर देगा इसके ऊपर, वो सपोज N2 इस तरफ है। और ये जो प्लैंक होगा, प्लैंक का भी कुछ जो है वुडन पीस, उसका भी कुछ वेट होगा, वो सपोज वेट यहाँ पे सपोज समझ लो, तो ये वेट होगा आप लोगों को नीचे की तरफ, ये सपोज वेट, ये सपोज W1, ये सपोज W2, दिस इज योर वेट ऑफ द प्लैंक। और ये जो प्लैंक का ये पॉइंट, ये यहाँ पे ग्राउंड पे इसमें ये अटैच्ड है, तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्मल एक्शन फोर्स होगा ऊपर की तरफ, ये तो सपोज समझ लो N3 है। तो समझ में आ गया ना कैसे कैसे फोर्स यहाँ पे कहाँ कहाँ काम कर रहा है। तो आप लोगों को जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इन टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, आप लोग स्कूल के एग्जाम में हो, नीट JEE कहीं पे भी हो, ऐसे आप लोग को ढूंढना है कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, मतलब कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं और कहाँ के क्या कौन से पॉइंट पे कौन से प्रोबेबल फोर्सेस हो सकता है। आप लोग को ये सब बिगिनिंग में से ही आप लोग क्या होगा, इसको अच्छे से एनालिसिस करना होगा, तभी आपको ये सब जो है समझ में आएगा और आप लोगों का न्यूमेरिकल्स गलत कभी भी नहीं हो सकता। अभी इसमें देखो केस 3 में ये भी आप लोगों का दो सपोज स्फेरिकल बॉल है या सिलेंडर आप लोग समझ सकते हो, ये सपोज बॉल जैसा कुछ है। इसमें क्या होगा, ये जब बॉल आपके पास है, इस वेट स्फीयर जो इसका वेट होगा नीचे की तरफ, इसकी तरफ, तो ये सपोज W1 है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, ग्राउंड से इसके ऊपर क्या होगा, ऑन दिस स्फीयर और वॉल्यूम दूसरा फोर्स सपोज आएगा N1। एट द सेम टाइम ये देखो आप लोग, ये दूसरा स्फीयर है या दूसरा आप लोग स्फेरिकल बॉल है, ये बॉल इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, इस पॉइंट पे आप लोग देखो फोर्स सपोज इस तरफ दे रहा है, तो वो भी आप लोग का एक नॉर्मल एक्शन फोर्स होगा, तो सपोज N2 है, तो ये भी क्या करेगा, एट द सेम टाइम इसके ऊपर एक नॉर्मल एक्शन फोर्स देगा, वो सपोज इस तरफ होगा, सपोज N2। और इसका जो वेट इसके ऊपर आएगा थ्रू दिस पॉइंट, इसके वजह से ये जो स्फीयर होगा वो इस पॉइंट पे भी देखो, इस वॉल के ऊपर, इस जो सरफेस है इसके ऊपर ऐसे फोर्स दे रहा है, इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, वो सपोज N3 है, ठीक है। उसके बाद इसका खुद का वेट जो होगा वो होगा फिर से नीचे की तरफ, ये सपोज W2 है। और इस वॉल में भी क्या होगा, इस स्फीयर का जो फोर्सेज होगा वो क्या होगा, इस तरफ इस वॉल को गिराने की कोशिश करेगा, सो वॉल भी क्या करेगा, इसको सपोर्ट देके यहाँ पे ऐसे स्टेबल रखेगा, तो इसका भी एक रिएक्शन फोर्स इस तरफ होगा, वो सपोज N4 है, ठीक है। तो यही सब फोर्सेज है आप लोग यहाँ पे इन दोनों स्फीयर में आप लोग देख सकते हो। अभी फोर्थ केस जो है आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखो, कहाँ कहाँ नॉर्मल फोर्स आ रहा है, कहाँ पे वेट फोर्स आ रहा है देखो, और इन तीनों को अच्छे से एनालाइज करके इसको पॉज करके लिखो। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे और एक फोर्स देख सकते हो आप लोग, ये जो प्लैंक यहाँ पे है, क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स दे रहा है, तो ये भी स्लाइड करने की कोशिश करेगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अलॉन्ग द ग्राउंड, ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो अगर इसका प्रोबेबल टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ होगा, तो इसका भी एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ऑन द ग्राउंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द प्लैंक। तो अगर प्लैंक इस तरफ जाने की ऐसे कोशिश करेगा इस तरफ, तो इसका भी एक क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ऐसे इस तरफ, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस प्लैंक के, सपोज से F2 समझ लो, ये सपोज इसका है, ये सपोज F1। तो यहाँ पे ये तो हो गया। अभी इसमें क्या होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो ये पॉट देखो, ये जो स्फेरिकल बॉल है इसके सेंटर से एक स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे ये
सस्पेंडेड है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ पे जोड़ के रखा है इधर, तो इस स्ट्रिंग से इस स्फीयर को ऐसे रख दिया वॉल के ऊपर। तो क्या होगा, ये जो स्फीयर होगा, स्फीयर का एनी टाइम एक वेट फोर्स जाएगा ऑन दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट विद द वॉल, तो इसलिए क्या होगा, वॉल को ये स्फेरिकल बॉल इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो एट द सेम टाइम ये जो वॉल है, वॉल से एक रिएक्शन फोर्स आएगा ऑन द स्फेरिकल बॉल, वो होगा आप लोगों का इस तरफ, सपोज ये एन, और इसका खुद का जो वेट होगा वो होगा आपको डब्ल्यू नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप लोग इसको पॉज करके लिखो, मैं और दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ, इन सबको आप लोग पॉज करके अच्छे से लिखो। तो बच्चों अभी इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, फोर्सेस एंड एक्सीलरेशन इन कनेक्टेड बॉडीज़। तो आप लोगों को बहुत बेसिक जो है आप लोगों को थोड़ा कुछ चीज़ यहाँ पे समझाएंगे, तो ये अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल को जो होगा कनेक्टेड बॉडीज़ का कर पाओगे। तो ये बेसिक थोड़ा आप लोग समझ लो। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास 3 ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, इन 3 ब्लॉक में से सपोज ये 2 kg का ब्लॉक है, यह 3 kg का ब्लॉक, यह 5 kg का ब्लॉक, और यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके ये दूसरा स्ट्रिंग है, और ये आप लोगों का तीसरा स्ट्रिंग, जो थर्ड स्ट्रिंग यहाँ पे है, ऐसे हम लोगों ने फोर्स दिया हुआ है। सपोज ये जो स्ट्रिंग्स आप लोग को मिला है ना, सपोज ये स्ट्रिंग S1, सपोज स्ट्रिंग S2, ये सपोज स्ट्रिंग S3। तो आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यहाँ पे लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। तो आप लोग यहाँ पे लिखो, इफ द strings are massless and inextensible, if the strings are massless and inextensible, मतलब उसके ऊपर कुछ भी फोर्स देगा तो फोर्स देने से भी स्ट्रिंग का लेंथ कुछ चेंज नहीं होगा, तो लिखा है इसलिए इनएक्सटेंसिबल, देन एक्सीलरेशन एंड टेंशन विल बी सेम। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये होगा आप लोग का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखोगे, इफ स्ट्रिंग इज सेम, और कंडीशन यही होगा, इफ स्ट्रिंग इज सेम, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे मासलेस मतलब इनएक्सटेंसिबल, यहाँ पे लिख सकते हो मासलेस अगर होगा, मतलब इनएक्सटेंसिबल होगा, तो क्या होगा, इसको अच्छे से लिखो, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल लिखो। तो इफ स्ट्रिंग इज सेम तो क्या होगा, एक्सीलरेशन एंड टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। और अगर स्ट्रिंग चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन एंड टेंशन भी क्या होगा, चेंज हो सकता है। तो आप लोग लिखोगे थर्ड पॉइंट, इफ स्ट्रिंग इज डिफरेंट, टेंशन इज डिफरेंट, इसको लिखो। उसके बाद एक और पॉइंट लिखो, वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, फोर्थ पॉइंट, टेंशन फोर्स इज always away from the body. Tension force is always away from the body, मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाइड होगा उस पॉइंट ऑफ फोर्स जो होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स से क्या होगा, हमेशा टेंशन अवे होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा। तो इसमें आप लोग देखो, ये जो आप लोगों ने बोला, इसके बेसिस पे तो इसको आप लोग समझाते हैं अभी। तो अगर यहाँ पर देखेंगे 2 kg, 3 kg, 5 kg, सपोज ये स्ट्रिंग S1, S2 जो है ये सपोज इनएक्सटेंसिबल है, अलग अलग स्ट्रिंग है, लेकिन सपोज ये दोनों स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगा, तो क्या होगा, इसमें ये जो स्ट्रिंग S3 है, इन तीनों अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगा, तीनों मासलेस है, तो क्या होगा,
जो फोर्स आप लोगों ने यहाँ पे दिया है उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ब्लॉक जो 5 kg होगा उसमें कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और सेम एक्सीलरेशन ब्लॉक 3 kg में भी आएगा, ब्लॉक 2 kg में भी आएगा। इसमें भी क्या होगा, सेम ए एक्सीलरेशन आएगा, यहाँ पे भी सेम एक्सीलरेशन ए आएगा। इफ़ दिस स्ट्रिंग्स S1, S2 एंड S3 आर डिफरेंट एंड दे आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, तो अगर इस केस में हम लोग देखेंगे कितना एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब क्या होगा आप लोगों का, सपोज फोर्स है आप लोगों का 100, इसमें आप लोग लिखोगे टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस सपोज m3 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 100 बाई यहाँ पे आप लोगों का है 235 मतलब 10 हो गया, तो एक्सीलरेशन आप लोग लिखोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या होगा, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है ये सभी जो ब्लॉक्स है 2 kg ब्लॉक भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से जाएगा, 3 kg भी 5 kg भी सेम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से ऐसे जाएगा। कब जाएगा, व्हेन द स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो आप लोगों का 2 kg ब्लॉक होगा इसके टेंशन फोर्स किस तरफ होगा, इसके लिए टेंशन होगा इस तरफ और इसके लिए टेंशन होगा इस तरफ। ये दोनों टेंशन हमेशा क्या बोला अभी आप लोगों को, ये जो 4 पॉइंट लिखा है टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो 2 kg ब्लॉक के लिए टेंशन फोर्स होगा अवे फ्रॉम द बॉडी ये T, 3 kg ब्लॉक के लिए भी टेंशन फोर्स होगा इस तरफ। सपोज ये टेंशन को हम लोग देखते हैं T1 और T2 नाम, इन दोनों का नाम होगा T1, बिकॉज स्ट्रिंग सेम होगा तो टेंशन भी यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी आप लोग देखो स्ट्रिंग चेंज हो गया S2, सपोज इसमें टेंशन होगा आप लोग का T2 और इसके लिए भी टेंशन क्या आएगा T2 इसमें, और इसमें क्या होगा, सपोज टेंशन आप लोग अवे फ्रॉम द बॉडी, सपोज ये टेंशन है आप लोगों का T3। तो हम लोग न्यूमेरिकल जब डिटेल्स में करेंगे आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इन सभी पॉइंट्स को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स आप लोग देखो। अभी इसमें हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, तो 5 kg ब्लॉक यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये भी आप लोग का सपोज फ्लोर दिया हुआ है, तो इसमें 8 kg ब्लॉक है, तो इसमें भी क्या होगा, इस स्ट्रिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो स्ट्रिंग है आप लोगों का, ये स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ है, इसमें भी आप लोग टेंशन फोर्स दोगे इस तरफ, टेंशन इसमें क्या होगा, टेंशन जाएगा आप लोगों को उस तरफ अपोजिट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आप लोग ये जो भी देखो, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखो, इफ़ स्ट्रिंग इज सेम एक्सीलरेशन एंड टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट। तो इसमें इस ब्लॉक के लिए एक्सीलरेशन सपोज ए होगा, तो इसके लिए भी क्या होगा, एक्सीलरेशन ए ही होगा, सिर्फ इसका डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टली, इसका डायरेक्शन सपोज वर्टिकली नीचे की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि 8 kg मास है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सीलरेशन क्या होगा, इन दोनों ब्लॉक के लिए सेम होगा। मतलब ये जितना एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा ये 5 kg ब्लॉक, उतना ही एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ जाएगा इन द राइट डायरेक्शन, और ये जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो समझ में आ गया। इन सब पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से लिखो। इन सब पॉइंट्स आप लोग अच्छे से रिवाइज करने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और कमेंट कीजिए वीडियोज़ आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मैं आप लोगों को जितना एफर्ट दे के अच्छे से पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को भी खुद से एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। मैं भी एफर्ट दूंगा, आप लोग भी एफर्ट दोगे, तभी काम करेगा, आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लाइफ आप लोगों का ब्राइट होगा। नहीं तो क्या होगा, एफर्ट अगर नहीं डालोगे बाद में टाइम नहीं मिलेगा, आप लोगों का जो कॉन्सेप्चुअल कॉम्पाइलेशन होगा, मतलब अभी कुछ नहीं पड़ेगा, बैकलॉग होगा, तो क्या होगा, वो बैकलॉग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फाइनली क्या होगा, मेंटली ब्रेकडाउन हो जाएगा, समझ में क्या कुछ भी नहीं आएगा। कुछ अभी समझ में आ भी रहेगा तो बाद में क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो सब समझ में नहीं आएगा। तो अभी से इसलिए अच्छे से पढ़ना है, एवरीडे कम से कम 6 to 8 आवर्स ऐसे भी हो पढ़ना है। हॉलीडेज़ में एवरेज अगर हम लोग देखोगे वीकली आप लोग कम से कम 6 आवर्स पर डे मेंटेन करने की कोशिश करो एवरेज में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोज़ में कमेंट कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को कमेंट पढ़ के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।